नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो सब्जेक्ट पर। एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा सहारा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 10 तारीख को एक मैनेजमेंट में बैठक होने वाली थी और मैंने आपसे यह भी वादा किया था कि मैं 11 तारीख तक कुछ ना कुछ उस बैठक का आपको बताऊंगा। तो उसके भी पर भी चर्चा करेंगे और थोड़ा पॉलिटिक्स पर भी बात मैं अपनी रखना चाहता हूं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करने से पहले वही आपसे एक बार पुनः निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा जो भी अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का दौर में आजकल एक चीजें, वजह इलेक्शन तो नजदीक है, तो इलेक्शन के टाइम तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी इधर उधर। लेकिन ये जो सरकार है, ये पूरे उसको चेंज कर करके माइंड डाइवर्ट करने में बहुत माहिर है। अभी आपने देखा होगा CAA, नागरिकता संशोधन बिल, माने नागरिकता बिल तो अपने वहां बहुत पुरानी है। देश आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया तो उसमें वो है, लेकिन उसको उसमें अमेंडमेंट करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो CAA जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो लागू हो गया है और उसको लेकर के पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। और कुछ लोग इसको मुस्लिम विरोधी, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध शुरू कर रहे हैं, विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन हमने जहां तक इसको समझा है और जहां तक इसको देखा है, दो चीजें इसमें सामने आई है। पहली चीज तो इसका मुस्लिम विरोध से कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई मुस्लिम विरोध इसका नहीं होने जा रहा है, ना ही ये मुसलमानों के विरोध में है, पक्ष में नहीं है तो विरोध में भी नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि जो गैर मुस्लिम है, मतलब जो सरकार का जो एजेंडा है वो ये है कि 3 देश, उन्होंने देश भी 3 ही चुने हैं, माने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से आने वाले हिंदू शरणार्थी या अवैध रूप से जो हिंदुस्तान में आकर के रह रहे हैं, उनकी 2014 से पहले के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात इस एक्ट में है। तो इसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। मुसलमानों को इसमें परेशान होने की, बहुत पैनिक होने की, बहुत ज्यादा राजनीतिक इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस बिल की आवश्यकता क्या है? इस बिल से लाभ किसको होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान, आफ्टर ऑल, पाकिस्तान के जन्म से लेकर के आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विरोधी रहा है। समय समय पर उसने हमारे देश में आतंकवाद, युद्ध और तमाम इस तरह की अराजक तत्वों को डेवलप करना, इन सब चीजों में पाकिस्तान का हमेशा हाथ रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हिंदुस्तान में, 26/11, इस तरह की घटनाओं में पाकिस्तान का नाम आता है और पाकिस्तान के लोग शामिल रहते हैं। उस पाकिस्तान के नागरिक को हम नागरिकता देने जा रहे हैं, और वो भी जो अवैध रूप से आ गए। सरकार का कहना है कि वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए। चलिए ठीक है, लेकिन यह कैसे तय होगा
कि वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर के आपके पास आए हैं? ये कैसे तय होगा कि वो जासूस नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू और जैन और सिख और माने इस तरह के लोगों को ही नागरिकता देंगे। तो जब जो देश आतंकवाद में लिप्त है और खास करके हमारे देश के खिलाफ ही लिप्त है, तो क्या भरोसा है कि उसने कुछ मुसलमानों को हिंदू बना करके आपके वहां भेजा हो और आप उनको लीगल, जो इनलीगल रूप से आए थे उनको लीगल आप करने जा रहे हैं। चलिए ये बात हो गई सेकेंडरी, मतलब ये मेरी आशंका है, ये भी हो सकता है और ये ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी बात है, हो ही नहीं सकती, ये भी हो सकता। लेकिन आइए दूसरी बात करते हैं। हम 3 भाई हैं और हमारी अपनी एक संपत्ति है। अब उस 3 में कोई बाहर से एक आदमी आकर के हमारे परिवार का सदस्य हो जाए और फिर हमसे हमारी संपत्ति में हिस्सा मांगने लगे, तो क्या हम देंगे? सेम वही स्थिति होने जा रही है। आप इन 3 देशों में, जिन 3 देशों की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर जो डाटा बता रहा है वो 3 करोड़ से एबव वहां हिंदू और अदर्स, मतलब जो वहां के माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम छोड़ के, वो लोग उसमें शामिल हैं। 3 करोड़ की इनकी आबादी है। अगर आधे भी आपके पास आ गए, मान लीजिए 1.5 करोड़ ही आ गए, तो आप 1.5 करोड़ को कम समझते हैं। बॉम्बे की आबादी 1 करोड़, कलकत्ता की आबादी 1 करोड़, दिल्ली की, माने इतने ज्यादा की संख्या में लोग आपके देश में आ जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे? फिर वो रोजी रोटी कमाएंगे, वो नौकरी मांगेंगे, उनको राशन भी चाहिए, उनको आवास भी चाहिए। वो किसका आवास लेंगे? वो किसका हक मारेंगे? हिंदुस्तानियों का हक मारेंगे। मैं पढ़ रहा था, मुझको पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं मिला जो इस तरह के लोगों को अपने वहां नागरिकता देने की बात कर रहा हूं। शरणार्थी तो मैंने सुना है, तमाम राजनीतिक शरणार्थी है, तमाम उत्पीड़न के हुए शरणार्थी बंगला, क्या कहते हैं, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, अदर्स देशों में है। लेकिन ये अनोखी बात, हम नागरिकता बांटने की स्थिति में आ गए। हम अपने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को अभी पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम अभी विकसित नहीं हुए हैं, हम विकासशील देशों में हैं। जो विकसित देश है इस दुनिया में, उन्होंने भी इस तरह के कानून को लागू नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका माइनॉरिटी से, मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला, ना मुसलमानों को इससे कोई फायदा होने वाला। लेकिन नुकसान अगर किसी का होने वाला है तो पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों, हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है। हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। जब हम अपने परिवार के अंदर किसी तीसरे को अपना परिवार का सदस्य नहीं बना सकते, उसको अपनी संपत्ति का हिस्सेदार नहीं बना सकते, तो यह तो देश का मामला है। और इस देश के मामले में बीजेपी क्या सोचती है, कैसे सोचती है, यह तो मैं नहीं जानता। वोट की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जो मेरा दिमाग कह रहा है वो पूरी की पूरा जो है, वो जो बंगाल, आसाम, त्रिपुरा वाला एरिया है, उसी एरिया को डिस्टर्ब मैनेज करने के लिए वहां तमाम लोग बांग्लादेश देश से आकर के बसे हुए हैं और ऐसे लोग हमारी संस्कृति को भी खराब कर रहे हैं। वो आसाम की संस्कृति को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है हम लागू नहीं होने देंगे, वो ठीक है, वो उनका अपना सब्जेक्ट है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं मुसलमान इससे खुश रहेगा, तो मुसलमानों से मैं ये बताना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना ही ये आपके खिलाफ है, ना ही आपके पक्ष में है। ये जिनके खिलाफ है वो बोलेंगे। तो ये तो हो गई राजनीतिक बात। सीएए पर था, मुझे लगा कि कुछ जानकारी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए थी। अब आइए बात करते हैं 10 तारीख के सहारा की बैठक की। तो सहारा की जो बैठक थी दोस्तों, वो इस बार मीडिया की, जो उनका सहारा का मीडिया है, मैंने जो सहारा अखबार है, सहारा उर्दू है और सहारा कम्युनिकेशन से जो भी उनका मामला है,
इसकी बैठक थी और उसमें जमाकर्ताओं से संबंधित, निवेशकों से संबंधित कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए मुझे भी टाइम लगा और मैंने 11 तारीख आपसे बताया था, तो मुझे फिर रोजा रमजान भी शुरू हो गया, तो वो उसका भी मामला था। फिर ये चीजें तो मुझे 11 को ही पता चल गई थी कि वहां मामला सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का है और जो सहारा अखबार निकलते हैं उनके सब तमाम प्रधान संपादकों को बुला करके जयव्रत राय साहब ने बैठक ली है और सहारा निवेशकों से संबंधित कोई वहां पर डिस्कस नहीं हुई। और चूंकि मुझे 11 को ये जानकारी हो गई थी तो मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरी जानकारी पूरी ना हो, तो मुझे इसलिए 1-2 दिन और लग गए इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकई सहारा निवेशकों पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो एटलीस्ट यही छन कर की बात आई है कि सहारा पर कोई चर्चा, सहारा निवेशकों पर और कोई चर्चा नहीं हुई है। और इधर जो है वो सरकार भी सहारा से किनारा कसती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार चुनाव में व्यस्त हो गई है। लेकिन जो एक बड़ी आस हमारी है वो आस है सुप्रीम कोर्ट से, और सहारा सेबी का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी सहारा बहुत मजबूती से कर रही है और जब उस पर आ जाएगी वो लिस्टेड, ये दुर्भाग्य है। सहारा श्री ने इस बात को पहले भी कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि हमको सुनने का समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अभी तक वो चीजें लिस्टेड नहीं हुई हैं। लेकिन जैसे ही सारा मामला, बाकी जो पीआईएल है, रीट है या इन सब चीजें हैं, ये तो अपना सुनेंगे, जो लोग डाले हैं उसमें हम आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन पीआईएल का जो मामला होता है ना, पीआईएल अगर दर्ज होता है तो पीआईएल का पे जो भी फैसले आते हैं वो पूरे सबको फायदा होता है उससे संबंधित। लेकिन सहारा सेबी का जो मामला है, सहारा सेबी में अगर लिस्टेड हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, जो सहारा बार बार ये कह रही है कि हमारा पैसा है, हमको वापस किया जाए और हम जनता को वापस करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देरी है। देखिए कब सुप्रीम कोर्ट लिस्टेड करती है, इस वजह से भी लिंगर है मामला। और बाकी कोई नया अपडेट होगा, नई जानकारी संभवतः जल्दी ही आएगी तो मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।